तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, अर्थ का इंटीरियर अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी के अंदर है क्या। पृथ्वी सॉलिड है कि पृथ्वी का इंटीरियर सेमी सॉलिड है या लिक्विड है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर है क्या? तो भूवैज्ञानिकों ने कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स दिए जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर है क्या। तो आइए अब जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। आई होप इसके बाद आपको कभी रटने की आवश्यकता ना पड़े। मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं? वे माध्यम जिनमें वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर के पदार्थ को भौतिक रूप से प्राप्त करते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं और प्रयोगशाला में ले जाकर टेस्ट करते हैं। आप समझिए, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, आप फिजिकली वहां मौजूद होते हो। जैसे कि मैंने पृथ्वी के अंदर एक खड्डा खोदा, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप उस टेम्परेचर को फील कर सकते हैं। वहां एक रॉक या चट्टान मिलती है, वहां से हम सैंपल उठाते हैं। आप उस चट्टान को देख सकते हैं, उस चट्टान को टच कर सकते हैं और उसको बाहर ले जाकर लैब में टेस्ट करते हैं। अब आइए अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स की। वे माध्यम जिनमें हम पृथ्वी के अंदर खुद नहीं जाते, हम फिजिकली वहां जाते नहीं है, ना वहां का पदार्थ बाहर निकालते, बल्कि तापमान, दबाव, वेव्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड का विश्लेषण करके अंदर की संरचना का हिसाब लगाते हैं। इसमें जो वैज्ञानिक होते हैं वो फिजिकली वहां अंदर नहीं जाते। वो कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि ग्रेविटी। तो इनसे वो एक अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है पृथ्वी के नीचे का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो, वहां पर लिक्विड अवस्था में लावा या मैग्मा हो। तो इस तरह के अंदाजा लगाते हैं, वो इनडायरेक्ट सोर्स है। तो आपको समझ में आया, प्रत्यक्ष का मतलब फिजिकली आप मौजूद है, आप चीजों को देख के परख के आप चीजों को टेस्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है आप कुछ स्रोतों के माध्यम से एक अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आइए दोस्तों, अब हम पता करते हैं डायरेक्ट सोर्स के बारे में। इनडायरेक्ट सोर्स से हमें पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में क्या पता चलता है, आइए समझते हैं। तो पहला पॉइंट है सतही चट्टानें और खनन। जब हम पृथ्वी के अंदर गहरा खड्डा या माइनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम पृथ्वी की गहराई के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसके साथ साथ दबाव भी इंक्रीज होता है। इसे बोलते हैं भूतापीय प्रवणता। भूतापीय प्रवणता अर्थात जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब होता है गहराई के साथ तापमान और दबाव का बढ़ना। तो एक चीज, टेम्परेचर बढ़ा, दूसरी प्रेशर बढ़ा। तीसरी चीज हमें क्या पता चलती है, जब वैज्ञानिक माइनिंग करते हैं तो वहां बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं। उन चट्टानों में मौजूद खनिजों को देखकर वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि उस गहराई में कितना तापमान और दबाव रहा होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यह है दक्षिण अफ्रीका की गोल्डन की खदानें हैं, जो कि विश्व की सबसे गहरी खदानें हैं। इसमें क्या हुआ, जब श्रमिक 4 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचे तो वहां टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आप इस इमेज के जरिए ये जान सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर इतना था कि यहाँ मजदूरों को काम कराने के लिए विशाल एयर कंडीशनिंग प्लांट से बर्फ और ठंडी हवा नीचे भेजनी पड़ती थी। तो हमें इसमें पता चला कि गहराई के साथ किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अत्यधिक गहराई से पिघला हुआ मैग्मा सीधे धरातल पर आता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान है, जिसके कारण चट्टानें पिघली हुई तरल अवस्था में विद्यमान है। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक ड्रिलिंग परियोजनाएं। ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स महाद्वीपों पे और महासागरों दोनों में चलाया गया। लेकिन महाद्वीपों में चलाने का क्या कारण था, महाद्वीपों की ऊपरी परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरों के नीचे की परत सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर है। जो महाद्वीपों की परत है वह ज्यादातर सख्त और ग्रेनाइट की बनी होती है, जबकि महासागरों की जो परत है वह बेसाल्ट की चट्टानों से बनी होती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाया, अगर हम महासागर के तल से ड्रिलिंग शुरू करें
तो हमें 30 से 40 किलोमीटर की फालतू और सख्त चट्टानों को नहीं काटना पड़ेगा और हम बहुत कम गहराई में ही पृथ्वी के ऊपरी मंडल के करीब पहुंच जाएंगे। अब इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में होता क्या था, इसमें विशेष प्रकार के जहाजों पर बड़ी-बड़ी ड्रिलिंग मशीनें लगाकर समुद्र के तल की चट्टानों में गहरे छेद किए जाते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। इसमें क्या करते थे, ये मशीनें समुद्र के नीचे से बेलनाकार पत्थरों के टुकड़ों को काटकर बाहर निकालती थी। वैज्ञानिक इन चट्टानों के नमूनों को अपनी आंखों से देखते, लैब में ले जाकर उनकी रासायनिक संरचना, खनिजों और उम्र का सीधा टेस्ट करते, क्योंकि इसमें कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ता। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये भी एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है जो कि महाद्वीपों की सतह पे किया गया। तो इसमें क्या था, यह रूस के आर्कटिक प्रायद्वीप में स्थित जो मानव द्वारा निर्मित सबसे गहरा खड्डा बोर होल है, जो कि लगभग 12.2 किलोमीटर गहरा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इसमें वैज्ञानिकों के बहुत सारे मिथ थे टूटे। इसमें क्या था कि वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ग्रेनाइट की परत के नीचे बेसाल्ट की कठोर चट्टानें मिलेंगी, किंतु वहां अत्यधिक मात्रा में रूपांतरित चट्टानें और विघटित टूटी हुई ग्रेनाइट की चट्टानें मिली। दूसरा, इतनी गहराई और अत्यधिक दाब के बावजूद भी खनिजों से भरपूर जल मिला। यह जल गहराई में चट्टानों के सूक्ष्म छिद्रों में फंसा हुआ था। तीसरा, 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 180 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो वैज्ञानिक अनुमानों से दोगुना था। इस उच्च तापमान और प्रचंड दबाव पर चट्टानें प्लास्टिक की भांति व्यवहार करने लगी। और हुआ क्या, इस हाई टेम्परेचर के कारण ड्रिलिंग मशीन की जो बिट्स थी वो पिघलने लगी और मुड़ने लगी। इस कारण ड्रिलिंग कार्य को रोकना पड़ा और इस परियोजना को 1994 में बंद कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। तो हम शुरुआत करते हैं टेम्परेचर से। तो हमने पहले भी पढ़ा था भूतापीय प्रवणता अर्थात जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तापमान और दबाव इंक्रीज होता है। शुरुआत में हर 32 मीटर के ऊपर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। उसके बाद तापमान 1 किलोमीटर के बाद तापमान 30 से 32 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर बढ़ता है। और 100 से 300 किलोमीटर के बाद तापमान की दर थोड़ी सी घटती है, अब जो अपर मेटल में। उसके बाद 2900 किलोमीटर के पास तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और 6371 अर्थात पृथ्वी का जो कोर होता है वहां जाकर तापमान की जो दर हो जाती है वो है 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो शुरुआत में तापमान की दर बढ़ती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर या इंटीरियर में जाते हैं तो तापमान की दर थोड़ी सी कम होने लगती है। यहाँ तक आते आते जो कोर का जो औसत तापमान होता है वो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं दबाव के बारे में अर्थात प्रेशर के बारे में। तो हमें पता है कि ऊपर की चट्टानों के अत्यधिक भार के कारण जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में दाब बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ऊपर की चट्टानों का भार दाब को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं घनत्व अर्थात डेंसिटी की। तो पहले समझे कि घनत्व होता क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है बच्चों के, तो वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि घनत्व पहले तो होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास दो बॉक्स है, एक में चीजें बहुत पास पास है तो निस्संदेह ये थोड़ा भारी होगा, और एक में चीजें थोड़ी दूर है और फैली हुई है। तो अगर चीजें बहुत पास पास और कसी हुई हो तो घनत्व ज्यादा होगा, तो घनत्व ज्यादा होगा। अगर चीजें बहुत दूर दूर और फैली हुई हो तो घनत्व कम होगा। इसमें थोड़ा सा भार ज्यादा होगा और इसमें भार कम होगा, वजन। एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए दो रूम है, एक रूम में सिर्फ दो व्यक्ति हैं और एक रूम में 10 व्यक्ति हैं। तो डेंसिटी किस रूम की ज्यादा होगी, इस वाले रूम की ज्यादा होगी। एक और उदाहरण देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। मान लीजिए एक बॉक्स में थर्माकोल है और एक बॉक्स में लोहा, आयरन। तो इसमें डेंसिटी किस चीज की ज्यादा होगी, तो थर्माकोल की तुलना में लोहे के परमाणु बहुत भारी होते हैं और बहुत पास पास और चिपके होते हैं, तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसको समझाने का एक लॉजिक है, वो आपको आगे समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं।
पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है वह एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बनी होती है और इनके परमाणु बहुत हल्के होते हैं। जबकि पृथ्वी के कोर की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के कोर में आयरन और निकल मिलता है जिनके परमाणु बहुत भारी होते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि घनत्व किधर जाता है। तो कोर का घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो हर परत का घनत्व अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ता है क्योंकि अंदर की संरचना भारी धातुओं से बनी हुई है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मैं पूरे पृथ्वी के औसत घनत्व की बात कर रहा हूँ। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो जो क्रस्ट का घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि यह एल्यूमिनियम और सिलिका से बनी हुई है। और महासागरीय जो क्रस्ट है ये तो महाद्वीपीय क्रस्ट हुई और ये जो हुई वो है महासागरीय जो क्रस्ट है। महासागरीय क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो पृथ्वी के जो महाद्वीपीय क्रस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो कोर का घनत्व होता है वो लगभग 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। तो आपको पता चला कि इसके पीछे का कारण क्या है, कोर का घनत्व इतना ज्यादा क्यों है। क्योंकि वहां पर लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 2, उल्कापिंड। सौर मंडल के सभी ग्रह और उल्कापिंड लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही धूल और गैस के बादलों से बने थे। वैज्ञानिकों का मानना है जब कोई उल्कापिंड टूटकर पृथ्वी पर गिरता है तो उसके अंदरूनी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग के समान होते हैं। तो इसलिए उल्कापिंड भी एक पृथ्वी को जानने का सोर्स है। तो आइए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अक्षांशों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण में अंतर, डिफरेंस इन ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड। अब आपके दिमाग में सवाल ये आया होगा कि गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी के डिफरेंस से पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में हमें क्या पता चलता होगा। तो आइए जानते हैं। पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि पोल्स होते हैं वो पृथ्वी के सेंटर से पास होते हैं और जो जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी के सेंटर से दूर होती है। अब आप खुद देखिए इसमें। तो पोल्स पृथ्वी के केंद्र से कम दूरी पर है तो वहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, और भूमध्य रेखा केंद्र से अधिक दूरी पर है तो वहां ग्रेविटी कम होती है। अब आपका सवाल भी जायज ये है कि इससे पृथ्वी के इंटीरियर का क्या लेना देना। जब हमें अलग अलग अक्षांशों पर सही गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी और केंद्र से दूरी का पता चलता है तो हम पृथ्वी का पहले तो कुल द्रव्यमान निकाल पाते हैं। नंबर एक चीज सोल्व हो जाती है कि हमें पृथ्वी का द्रव्यमान मिल जाता है अगर हमें पता चल जाए कि अलग अलग अक्षांशों पर ग्रेविटी क्या है और उन अक्षांशों की केंद्र से दूरी क्या है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पोल्स और भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी का एक डिफरेंस जानकर हम एक मानक तय करते हैं कि किस अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण कितना होना चाहिए। अगर किसी अक्षांश पर जितना गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी होनी चाहिए अगर उसे कम या ज्यादा मिलती है तो उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण विसंगति। अगर जमीन के अंदर से भारी खनिज जैसे लोहा और अयस्क मिलते हैं तो वहां का द्रव्यमान अधिक होगा, और अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो निसंदेह वहां की ग्रेविटी उम्मीद से ज्यादा मिलेगी। तो ग्रेविटी से पता चलता है पृथ्वी के नीचे किस तरह के खनिज हैं, भारी खनिज है या हल्के खनिज है। अगर जमीन के नीचे खोखली गुफाएं या पानी, तेल, हल्की परतें हैं तो द्रव्यमान कम मिलेगा। तो सीधी सी बात है वहां ग्रेविटी कम मिलेगी। तो आइए अब हम जानते हैं पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का बनना, फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है और मैग्नेटिक फील्ड का पृथ्वी के इंटीरियर से क्या लेना देना है। पहले तो समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड तब बनता है जब पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में पिघला हुआ लोहा आयरन तेजी से घूम रहा हो। हमारा जो आउटर कोर होता है ना उसमें होता है पिघला हुआ लोहा और निकल।
और जो हमारा इनर कोर होता है वो होता है सॉलिड, और आउटर कोर होता है वो होता है लिक्विड। तो ये लोहा और निकल इस इनर कोर के चारों तरफ मूवमेंट करते हैं, और इससे एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, जिससे पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होने लग जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है, मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, अर्थात इनर सॉरी आउटर कोर और इनर कोर, है ना। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि पृथ्वी के अंदर कहीं लिक्विड फॉर्म में लोहा और निकल किसी सॉलिड पार्ट के चारों तरफ मूवमेंट करते हैं, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस तरह से ये भी पृथ्वी के इंटीरियर को जानने का एक इनडायरेक्ट सोर्स है। आप इस फोटो से भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों का विक्षेपित होना, डिफ्लेक्शन ऑफ द सेस्मिक वेव्स। तो आपको पता है भूकंपीय तरंगे तीन टाइप की होती हैं, पी, एस, एल। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो होती है पी और एस, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है। जो एल वेव होती है वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में चलती है, और ये जो चलती है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे तो हमें पृथ्वी के बारे में क्या ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो बाहर चलती है। तो आपको पता है पी तरंगे लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में चलती है, और जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में चलती है। तो आइए पहले बात करते हैं पी वेव्स की। जो पी वेव्स हैं वो 103 डिग्री के बाद सीधा ना होकर विक्षेपित होती हैं, अर्थात उनके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है, और वह उसके बाद 142 डिग्री के ऊपर दिखाई देती है। और इस तरह 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में एक वृष्टि छाया क्षेत्र अर्थात शैडो जोन बनता है। तो ये क्यों बनता है, जो हमारा लोअर मेंटल होता है वो होता है सॉलिड, और पी तरंगों की गति सॉलिड में बहुत तेज होती है। तो आप देख सकते हैं ये लोअर मेंटल में बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होती। लेकिन जो हमारा लेकिन जो हमारा आउटर कोर होता है ना, वो होता है लिक्विड फॉर्म। तो जैसे ही पी तरंगे आउटर कोर में प्रवेश करती हैं वह उनमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, फिर वापस से इनर कोर और लोअर मेंटल में आती है, और उसके बाद वो फिर से दिखाई देने लग जाती है। तो आपको समझ में आया पी वेव्स का डिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं एस तरंगों की। ये जो एस तरंगे हैं ये सिर्फ 103 डिग्री तक ही रिकॉर्ड होती है, क्योंकि एस केवल ठोस में रिकॉर्ड होती है। मैंने इतना बताया था, ये सिर्फ सॉलिड में रिकॉर्ड होती है। इसके आगे शुरू हो जाता है बाह्य कोर अर्थात आउटर कोर, जो कि होता है लिक्विड फॉर्म में, और ये लिक्विड फॉर्म में दिखना बंद हो जाती है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो एक जैसा नहीं है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स। मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।